जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं सैंपल पेपर नर्सिंग असिस्टेंट की जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दिए। हम आज 21 नंबर का सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट कर लें क्लास। और अगेन ये क्लास आप लोगों के लिए फिर रिकॉर्डेड क्लास है, तो हल्ला गुल्ला मत करना मैडम आप हमारी कमेंट का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है और जानते हो क्यों है रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो हल्ला नहीं मचाना है। आंसर कमेंट सेक्शन में आपसे जो भी पूछा जाए आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर, और लास्ट में आपका इस पेपर सेट में क्या स्कोर रहा वो भी ज़रूर बताएं। नज़रें मेरी तुम लोगों के ऊपर रहेगी, है ना। लाइव में आप लाइव क्लास नहीं है तो रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप लोग के कमेंट के ऊपर मेरी नज़र रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर का पेपर सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। जीके का सेक्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका? व्यवगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जिसे हम हड़प डलहौजी की हड़प नीति भी बोलते हैं, डलहौजी की हड़प नीति। खैर कारण तो ये सभी थे, डलहौजी की हड़प नीति भी था, अवध का विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था अवध को, ये भी कारण था। एनफील्ड राइफल कारतूस का परिचय, है ना, चर्बी युक्त जो कारतूस का इस्तेमाल की अफवाह थी या बात सुनी थी सैनिकों ने, उसकी वजह से भी। और भारी कराधान किया गया था, हेवी टैक्सेशन। बेटा रीजन सभी है, कारण सभी है 1857 के, लेकिन तात्कालिक कारण क्या कि अचानक से भड़क उठी। तात्कालिक कारण इनमें से बेटा क्या था? बिल्कुल सही, मंगल पांडे जी याद हैं? जी हाँ, उन्होंने शुरुआत मेरठ से शुरुआत हुई, उनका नाम यहाँ पर आता है। एनफील्ड राइफल कारतूस का नया कारतूस इंट्रोड्यूस किया था, परिचय किया था, इसकी वजह से ये जो है 1857 की क्रांति आप भड़की थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? जानते हो ना सभी, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सी है इनमें से? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, या मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर कर्क रेखा? तो कौन सी रेखा? जी बिल्कुल सही, कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बेटा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया, रिवाइज कर लेना। कौन सा लैटिट्यूड? भाई लैटिट्यूड यानी कौन सा अक्षांश है? ये 23.5 या 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश है लगभग इसका। मतलब इसका अगर आपसे अक्षांश पूछे, लैटिट्यूड पूछे, तो आप बता सकते हैं। भारत को दो भागों में बांट देती है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल, दो भागों में डिवाइड कर देती है भारत को। और कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र पर गमछा झार यानी कि मित्र यानी कि म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग गमछा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक से याद करा, या फिर आपने किसी और ट्रिक से भी याद कराओ, 8 राज्यों के नाम पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बेटा, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? When was the Constituent Assembly of the India convened? तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में गठन गठन पूछा है, और इंग्लिश में यहाँ पर बोला है कन्वेंट, यानी कन्वेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कब आयोजित की गई थी सबसे पहली बार जो संविधान सभा है वो कब आयोजित की गई थी। तो आयोजन जो हुआ था, खैर इन्होंने डेट ऐसी कंफ्यूजिंग दी नहीं है, एक ही डेट है 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, दिसंबर के पहले इसकी स्थापना, है ना। फॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, स्थापना नहीं पूछी है, स्थापना 1946 में हुई थी, दिसंबर के पहले हुई थी। लेकिन इसकी प्रथम बैठक, ध्यान रखना ये डेट है इसकी प्रथम बैठक, बनने के बाद इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी बात करी गई है, तो वो आपकी दिसंबर 1946 में हुई थी। 1946 में संविधान सभा बनी थी और दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। जानते हो संविधान सभा किस लिए बनाई गई है? बनाई गई थी हमारे संविधान बनाने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को
भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? कौन सा संविधान है? ट्राई करें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनमें से कौन सा वाला अधिकार है जो हमारे संविधान की आत्मा है और हृदय है? वो है कौन सा बेटा जी? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल बताएंगे कौन सा अनुच्छेद में आता है ये? कौन से अनुच्छेद में आता है? जल्दी से बता दो, आर्टिकल कौन सा है ये? फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि मैडम 32 में आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 32 नंबर का आर्टिकल है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आत्मा इसको कहा गया है, ये वाले को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपकी जटिल बारीकियों और पौराणिक विषयों के लिए अपनी जटिल बारीकियों और पौराणिक विषयों के लिए प्रसिद्ध पट्टाचित्र चित्रकारी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कला है? पट्टाचित्र कहाँ की है बेटा? पट्टाचित्र पेंटिंग कहाँ की है? असम की है, उड़ीसा की है, केरल की है, पश्चिम बंगाल की है। तो वैसे ये दोनों राज्यों में पट्टा चित्र चलता है, लेकिन अगर दोनों में से हमें एक चूज करना हो तो इसकी ओरिजिन उड़ीसा में मानी जाती है। ठीक है, उड़ीसा नहीं दिया तो हम पश्चिम बंगाल पर भी टिक कर सकते हैं, पर उड़ीसा इसकी ओरिजिन है। ये पाम या कपड़े के ऊपर बनाई जाने वाली जो है पेंटिंग होती है पट्टा चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस संगठन ने 2025 में समान डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पहल शुरू करी है? जल्दी से बताएं, क्या आएगा? करंट का क्वेश्चन है। 2025 में समान डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो डिजिटल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव 2025 को प्रमोट किया है? तो कौन है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। आगे, कौन सा प्रमुख बैडमिंटन कार्यक्रम जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निर्धारित किया गया था? क्या हुआ? जनवरी 2026 में कौन सा बैडमिंटन इवेंट शेड्यूल हुआ था? इंडिया ओपन सुपर 750, थॉमस कप, या सुधीरमन कप, या फिर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप? क्या आना चाहिए इसका आंसर? इंडिया ओपन सुपर 750 जो है, या फिर इंडिया ओपन भी बोल सकते हैं आप। इंडिया ओपन का जो बैडमिंटन का कार्यक्रम है वो 2026 में नई दिल्ली में हुआ था, निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 में किस नवाचार को स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख चालक के रूप में उजागर किया गया है? एनर्जी वीक था 2026 में गोवा में, तो कौन सा एनर्जी ऊर्जा के लिए जो संसाधन है हमारे, कौन से संसाधन के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ? चर्चा की गई। ठीक है, उजागर किया गया कि इस पे काम किया जाना चाहिए, किया जाएगा। तो कौन सा है इनमें से? हरित हाइड्रोजन और एआई ऊर्जा ग्रिड के ऊपर, परमाणु विखंडन रिएक्टर, कोयला और गैसीकरण संयंत्र, या फिर शैवाल के जैव ईंधन? राइट आंसर आ रहा है हरित हाइड्रोजन और एआई ऊर्जा ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड एआई एनर्जी ग्रिड के को यहाँ पर क्या किया गया है? उजागर किया गया है, इस पर काम किया जाए। ठीक है, चलो अगला जो है, भारतीय वायुसेना के पास सेवा में 4th प्लस जनरेशन का विमान है जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है? बता दोगे? बता चुकी हूँ पहले भी कि भाई भारतीय वायुसेना की रीढ़ सुन के ही तुम बता दोगे कि कौन है बैकबोन ऑफ द IAF। जानते हो ना कौन है? सुकोई चर्चा करी थी ना हमने, जी हाँ, सुकोई Su-30 MKI, जो कि क्या है?
रीढ़ मानी जाती है IAF की, इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनमें से बता दो कौन सा वाला कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध, उसमें उपयोग किया गया था, कौन सा है? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कौन सा था जिसका उपयोग किया गया था, बताने की कोशिश करें। मिराज, मिराज इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा मिराज। मिराज 2000 का उपयोग किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना को परिचालन कमांड यानी कि मैदानी सेनाओं और एक प्रशिक्षण कमांड में विभाजित किया गया है। तो भाई कितनी कमांड होती है? तुम जानते हो इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड होती है। 7 में से कितनी है बेटा? ऑपरेशनल कमांड कितनी है 7 में से? बिल्कुल सही, 6। और एक क्या है? ट्रेनिंग कमांड। आप ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? आप ये कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ऑप्शन हमारा आएगा 6। यहाँ पर क्या पूछा है? ऑपरेशनल कमांड पूछी है, जो कि 6 आएगी। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है ट्रेनिंग कमांड का इंडियन आर्मी की? ट्रेनिंग कमांड जो है बेटा, इसका हेडक्वार्टर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। आर्मी की ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। चलो भाई मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स इजी क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक ऐसी रेखा को दर्शाता है जिसका ढाल -3 है? भाई स्लोप दे रखा है, स्लोप दे रखा है और रेखा का आपको समीकरण लिखना है। स्लोप यानी कि m का मान कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। और तुम जानते हो बेटा, जब तुम्हें स्लोप दे, है ना, स्लोप दे, तो स्लोप के लिए तुम समीकरण ऐसे लिखोगे ना, y बराबर mx प्लस सी करके लिखोगे। अब यहाँ पर c का मान तो नहीं दिया है, लेकिन जहां भी m की जगह पे -3 देखने को मिले वही तुम्हारी समीकरण होगी। तो y बराबर -3x प्लस सी। अब c का मान तो पता नहीं, लेकिन समीकरण ऐसी होनी चाहिए, समीकरण सेम टू सेम ऐसी होनी चाहिए। तो y बराबर 3x प्लस 5 आ रहा, तो यहाँ पर प्लस का 3x आ रहा, ये गई। यहाँ पर y -2x आ रहा, माइनस नहीं है, m का वैल्यू तो -3 है, ये भी गई। 3x प्लस y आ रही है क्या? ये इन दोनों में से कोई है? चलो इसको हम हल कर लेते हैं। 3x को इधर ले आते हैं। 3x बराबर c, क्या इससे मिल रही है? हाँ मैडम मिल रही है। 3x प्लस y, अब c का मान इन्होंने यहाँ पर 10 दे दिया, तो ऑप्शन c आएगा। आया कि नहीं समझ में बेटा? जब भी हमें स्लोप दे तो हम जनरल इक्वेशन जो लिखते हैं स्लोप वाली फॉर्म में, वो ये वाली होती है। इस तरह से हम समीकरण लिखते हैं। तो m का मान हमारा -3 होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो भाई यहाँ तो ये तो गया, ये भी गया। अब यहाँ पर कैसे चेक करें? देखो यहाँ पर m का मान कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। यहाँ पर m का मान 1/3, तो ये भी गया। यहाँ पर m का मान 3 आ रहा है, ले इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, सांख्यिकी के क्षेत्र में प्राथमिक आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से एकत्र किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आमतौर पर कितने मुख्य तरीके मान्यता प्राप्त है? 5 से 6 तरीके हैं ना। डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए जो मेथडों के नाम है 5 से 6 होती है बेटा। यहाँ पर मैक्सिमम 5 दी, हम 5 पे टिक लगाएंगे। स्टैटिक में, सांख्यिकी में पहले क्या डाटा कलेक्ट किया जाता है? कुछ मेथडों के नाम यहाँ मैंने लिखे हैं, अगर आपने कभी पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो एक बार देख लें। कौन कौन सी मेथड होती है? ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। डायरेक्टली इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम सब्जेक्ट को या इवेंट्स को, प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा डेटा संग्रह किया जाता है। दूसरी होती है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि, मौखिक प्रश्नों के माध्यम से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। तीसरी होती है क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नावली विधि, लिखित प्रश्नों द्वारा या ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रश्नों के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। चौथी होती है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रयोग विधि, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग द्वारा डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम गुणात्मक डाटा इकट्ठा करते हैं। तो ये डाटा कलेक्ट करना, भाई सांख्यिकी में तुम टेबल बनाते हो ना, इतनी उम्र के इतने बच्चे, इतनी उम्र के इतने बच्चे, ये वो, तो पूरी टेबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं से डाटा तो चाहिए। तो कैसे कलेक्ट करोगे? प्राइमरी मेथड पूछिए, 5 से 6 होती है, हमने 5 यहाँ पर बता दी। 5 से 6 मेथड मुख्य मेथड में आती है। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं 2x2 कोटि के एक आव्यूह पर विचार करना है। भाई 2x2 का एक क्या दे के रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब जिसमें दो क्या होंगी, रो होंगी, और दो ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। इसे 2x2 का मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं कि यदि ए एक अदिश आव्यूह है। अब आपको यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। जहां पर आपको A11 का वैल्यू 7 दे रखा है, तो A12 A22 के मान क्रमशः क्या होंगे। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ते हो, यहाँ की वैल्यू नॉन जीरो होती है, बाकी सब वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, है ना, और ये जीरो होगी, ये जीरो होगी, और ये दो वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको बोलते हैं, ये वाले मान को बोलते हैं A11, ठीक है, इसको हम A12 बोलेंगे, इसको A21 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A22 बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर पड़ जाता है, वहां पर 1 1 ही होता है, और यहाँ पर 1 को छोड़ के और कुछ भी मान हो सकता है। जैसे यहाँ इन्होंने दिया A11 का मान 7 है, तो ये भी बेटा 7 ही होगा, ठीक है। एक जैसे ही मान होते हैं तत्वों के डायगोनली, लेकिन जरूरी नहीं वहां पे 1 1 ही हो, वहां पे 7 7 हो सकते हैं, लेकिन एक ही जैसे होंगे। 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे दिया A11 का मान कितना है बेटा, 7 है, A11 दे दिया, तो A12 और किसका, A22 का मान तुमसे पूछा तो क्या आएगा, 0 और 7 आएगा। A11 का मान 0 और A22 का मान कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब आपका मैट्रिक्स ऐसा है। तो स्केलर मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण तत्वों को छोड़ के सभी तत्व तो 0 होते हैं, लेकिन विकर्ण तत्व में जो वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन दोनों मान समान होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका अदिश मैट्रिक्स है। बेटा देखो अदिश मैट्रिक्स जो होता है, अदिश मैट्रिक्स आपका ये भी हो सकता है 2 2 0 0, आपका ये भी हो सकता है 1 1 0 0, आपका ये भी हो सकता है 3 3 0 0, कुछ भी हो सकता है। डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये सारे अदिश मैट्रिक्स है। तो अदिश मैट्रिक्स बना के तुम्हें क्या वैल्यू पता करनी है ना। पहले वाले को बोला ये 1 1 होता है, दूसरा वाला 1 2, यहाँ पहली रो, यहाँ पे पहली रो, यहाँ पे दूसरी रो चालू हो गई, तो ये मान होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पर आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, cos20 cos40 cos80 का मान बताना है आपको। निकालें, ट्राई करें बेटा, कोशिश करें। क्या आएगा, कैसे हल करोगे, देखो एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे करेंगे, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले लिखो cos20 डिग्री, cos40 डिग्री, सब मल्टीप्लाई में, गुणे में, cos80 डिग्री। यहाँ पे मैं साइन 20 डिग्री, 2 साइन 20 डिग्री और 2 साइन 20 डिग्री से गुणा कर रही हूँ और भाग दे रही हूँ। 2 साइन 20 डिग्री और 2 साइन 20 डिग्री से गुणा भी कर रही हूँ, भाग दे रही हूँ, काट के 1 ही आना, 1 आना है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा ऐसा बनेगा, साइन 2 इंटू 20, कॉस का 40 ऐसा कैसे ही लिख दूं, एज इट इज लिख दिया, कॉस का 80 मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड में मेरा 2 साइन 20 चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये वाला सूत्र लगाया, 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। आगे इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का 40, ये हो जाएगा कॉस 40, ये हो जाएगा कॉस 80, डिवाइड में 2 साइन 20,
अब फिर मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र बन सकता है। क्यों? मैं 2 का गुणा कर दूं और फिर 2 से भाग दे दूं तो कटेंगे तो 1 ही आना है। ठीक है, फिर बन गया मेरा किसका, साइन 2 थीटा का। तो ये बन जाएगा मेरा साइन 2 इंटू 40 और कॉस 80 डिग्री डिवाइड में 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 साइन 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4 दूना 8, साइन का 80 हो गया, साइन का 80 हो गया, कॉस का 80 हो गया। फिर से मेरा 2 थीटा का बन सकता है, 2 का गुणा कर दूं, 2 से भाग दे दूं, 4 साइन 220 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा फिर से बन जाएगा कितना, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 साइन 20। इतना समझ में आया? साइन 2 थीटा का सूत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको हल करने के लिए। ये हो जाएगा 8 दूना 16 180, भाई साइन 160 सॉरी साइन 160 क्या हो जाएगा, साइन 160 को तुम क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 20 करोगे तो 60 आता है ना। साइन 160 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो 160 आ जाएगा, आ जाएगा, वही लिखा है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, नीचे साइन 20 है, नीचे साइन 20 लिख दो, नीचे साइन 20 है, 8 है, 8 है ना, 8 है, 8 साइन 20 है। ठीक है, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है और प्लस का होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो 180 माइनस 20 साइन 20 होगा, ये भी साइन 20, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर आएगा 1/8। 1/8 इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आया है 1/8। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद फलन दे रखा है, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की एक्स बराबर 1 पर स्पर्श रेखा है जिसका ढाल 4 दे रखा है, और एक्स बराबर -2 पर एक स्पर्श रेखा है जिसका ढाल -2 रेखा है दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का है, चलिए इसको करवा देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप पूछा है, तो जब भी वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण जानते हो ना जिसमें घात 2 होती है, जब भी वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप दे, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए पर पूछा है तो दिया है पेपर में तो हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा अगर आपसे स्लोप पूछे, ढाल पूछे, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढाल निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एफ एक्स दिया है बेटा उसका तुम क्या कर दो, डेरिवेटिव निकाल लो, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका स्लोप इसके बराबर होता है। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप बराबर क्या आएगा, इसका तुम क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2ax प्लस बी। ठीक है, ये इसका स्लोप आएगा। अब इन्होंने क्या क्या दिया है वो वैल्यू रख दो, एक बार x की वैल्यू 1 रख दो, एक बार x की वैल्यू -2 रख दो, है ना, और ढाल का मान तुम्हें दे रखा है कितना है, 4 है, ढाल का मान भी तुम्हें दे रखा है 4 है, जो ढाल तुम निकाल रहे हो उसका मान तुम्हें 4 दिया है तो मैंने यहाँ 4 रख दिया। अब एक बार x बराबर कितना 1 रख दो इस समीकरण में, तो 2a प्लस बी बराबर 4, और एक बार x बराबर क्या रखना है, -2 रखना है, तो कितना हो जाएगा, -4a प्लस बी बराबर 4। आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी का मान पूछा है, तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी बेटा। कैसे निकालोगे, इन दोनों को माइनस कर दो, 2a प्लस बी बराबर 4 माइनस का 4a प्लस बी बराबर का 4। ठीक है, इनको माइनस करें, b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है, इनको माइनस करके निकालेंगे। स्लोप के मान में कोई चेंज है क्या, हाँ भाई
ये गलती हो गई, सो सॉरी। स्लोप का मान यहाँ पर -2 दे रखा है, ठीक है, माइनस का 4 नहीं, भाई मैं सोचू 0 कैसे हो रहा, -2। ढाल देखो x बराबर 1 है तो ढाल का मान 4 दिया है बेटा, क्वेश्चन पढ़ा, और x का मान -2 है तो ढाल का मान आपको -2 दे रखा है, ठीक है। अब समीकरण को आप माइनस कर दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ए का मान जो आएगा बेटा आपका कितना आएगा, ए का मान 1 आ गया, बी का मान यहाँ कहीं रख दो 1, 4 में से 2 गई 2, बी का वैल्यू 2 आ जाएगा। ए प्लस बी पूछा है बेटा, ए प्लस बी पूछा है, 1 + 2 = 3 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार और समझ लेते। क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप, यानी कि वर्ग समीकरण का ढाल निकालना। वर्ग समीकरण का ढाल कैसे निकालते हैं, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डेरिवेटिव निकाल लो, अवकलज निकाल लो। अवकलज निकाला हमने, अवकलज क्या आएगा, घात आगे आ जाएगी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, d/dx करते हैं ना, वैसा करेंगे। वैसा करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ये पावर आगे आ जाएगी 2x, b और c का 0 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि ढाल का मान 4 दे रखा है जब x की वैल्यू 1 हो, तो हमने 4 के बराबर रख दी, यहाँ नहीं रखो, 4 के बराबर रख दी। जब x का मान -2 है तो ढाल का मान -2 होगा, इससे हमने ए बी की वैल्यू रख दी और जोड़ दिया, 3 आ गया, ठीक है। देख लें इसको एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश किसी माध्यम में धीमा हो जाता है, प्रकाश क्या हो रहा है, किसी माध्यम में धीमा हो जाता है, तो यह मुड़ता है, किधर मुड़ेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन, बाकी तुम जानते हो इसके बारे में, थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी जानते हो क्या है। प्रकाश भाई ऐसे प्रकाश आ रहा था, प्रकाश किसी एक माध्यम से इसकी स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पर इसका वेलोसिटी ज्यादा था, लेकिन किसी दूसरे मीडियम में आकर इसका जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो गया, कम हो गया। तो भाई कम कब होगा, जब विरल से सघन में आएगी, जब विरल से सघन में आएगी, है ना, जब रेयर टू डेंसर आता है ना लाइट, क्योंकि तुम जानते हो लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किस में कम हो जाती है, एयर में, उसके बाद और कम किस में होगी, लिक्विड में, उससे कम किस में होगी, सॉलिड में होगी, ठोस में होगी। तो विरल माध्यम है, ठीक है, रेयर माध्यम से डेंसर मीडियम में आएगा तभी स्पीड कम होगी। तो तुम जानते हो भाई कि विरल से सघन में आने पर प्रकाश की किरण ऐसी आ रही थी तो क्या आएगी, दूर हटेगी कि झुकेगी, मैडम झुक जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। बेंडिंग तो होगी भाई, नॉर्मल से दूर तो तब जाती है जब क्या हो, सघन से विरल में हो, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऑप्शन डी है। को थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि घुमा दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर घुमा दिया। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो अगला प्रश्न है बेटा, एक सीधे धारावाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसकी दिशा तुम कौन से नियम से ज्ञात कर सकते हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम, ये तो मोटर और इंडक्शन के लिए, प्रेरण के लिए लगते हैं ये नियम। लेकिन जब एक सीधा यहाँ पर मान लो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो जब करंट किसी तार में बहता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हो, राइट हैंड थंब का नियम, भाई तुम राइट हैंड ऐसे रखते हो, राइट हैंड जिधर करंट जा रहा है, करंट की दिशा जिधर है उधर तुम अंगूठा रखोगे और ऐसे उंगलियों को घुमाओगे, तो जिधर तुम्हारी उंगलियों की दिशा होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वही तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। मान लो करंट इधर है तो तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में इसकी दिशा होगी। अगर करंट ऊपर जा रहा, करंट अगर नीचे होगा, करंट अगर नीचे होगा तो कौन सी दिशा होगी, ऐसी दिशा होगी, ऐसी घड़ी की दिशा में दिशा होगी। तो ये कौन सा नियम है, ये है बेटा आपके दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम।
और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, ये भी सही है बेटा। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। मैक्सवेल का जो क्रॉक स्क्रू का रूल है ये भी आपका यही बताता है, लेकिन बेस्ट सूटेड कौन सा है, ज़्यादातर कॉमनली हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये दाहिने हाथ का, इसलिए ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में से चूज़ करने के लिए बोला है तो हम ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वही वाला चूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से कारक किसी वस्तु पर बल लगने पर उनमें उत्पन्न त्वरण को निर्धारित करते हैं, जैसा कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम में कहा गया। भाई कौन से कारक हैं जो वस्तु पर लगने वाले बल और उसमें उत्पन्न त्वरण को निर्धारित करेंगे? तो बल बराबर एम इंटू ए होता है। ऑप्शन की ओर जाते हैं। केवल लगाया गया बल और वस्तु का द्रव्यमान, केवल वस्तु का द्रव्यमान, वह गति जिस पर वस्तु गति कर रही है, किस पर डिपेंड करेगा? कौन से कारक पर? करा सा क्वेश्चन है ना। तो लगाया गया बल और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर, भाई लगाया गया बल द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करेगा कौन? त्वरण, है ना। त्वरण किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस न्यूटन के दूसरे नियम से, दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक और कर चुके हैं, लेकिन थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट थे। तो देखो क्वेश्चन सेम टाइप का, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर पड़ गया। तो ऑप्शन देख के आपको आंसर देना है। चलो, जब ध्वनि हवा से पानी की ओर जाती है तो इसकी गति में क्या फर्क पड़ेगा? साउंड की बात हो रही है। जब साउंड ट्रेवल करेगा एयर टू वाटर तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? तुम जानते हो भाई, क्या जानते हैं मैडम हम, कि ध्वनि की जो चाल है ठोस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम, और वैक्यूम में तो होती ही नहीं है, सुनाई नहीं देती है, निर्वात में। तो ध्वनि हवा से पानी में जा रही है ना, हवा यानी कि गैस से लिक्विड में जा रही है, तो भाई इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मैडम? बढ़ेगी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, बढ़ेगी बढ़ेगी। प्रकाश का उल्टा चलता है, साउंड का उल्टा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ना, यह ध्यान रखना। द्रवों और गैसों में दाब मापने के लिए एसआई प्रणाली में किस इकाई का उपयोग करते हैं? भाई डायरेक्टली पूछ लिए कि प्रेशर की एसआई यूनिट बता दें, क्या होगी? क्या होती है? पास्कल। किसके बराबर होता है बेटा 1 पास्कल? तुम जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तुम क्या बोलते हो? पास्कल बोलते हो। ठीक है, और पास्कल की यूनिट द्रवों और गैसों में दाब मापने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी ध्यान देना कि उन्होंने क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपको बता दिया है कि तुम पास्कल का यूज द्रव और गैसों में दाब मापने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा। अग्नाशयी रस की कमी से किसका पाचन सीधे ही कम हो जाएगा? जानते हो भाई अग्नाशयी रस में कौन कौन से पाचक रस होते हैं, वो अगर कम हो जाएंगे तो कौन कौन सी चीजों पर फर्क पड़ जाएगा? देखो भाई पेनक्रियाटिक जूस जो रहता है ना, अग्नाशयी रस से निकलते हैं लेट, जानते हो ना लेट को? जी मैम जानते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो फैट का पाचन करने वाले कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करने वालों की कमी हो गई, तो भाई किसका पाचन में कमी हो जाएगी? प्रोटीन, वसा और स्टार्च, इनके पाचन में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सांस लेने के दौरान वायु फेफड़े में इस कारण प्रवेश करती है कि फुफ्फुसी दाब। हम सांस जब अंदर भरते हैं तो वायु अंदर ही क्यों जाती है? क्या कारण है? किस तरह से हमारी जो हवा है नाक के थ्रू अंदर जा रही है फेफड़ों में? ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम सांस अंदर ले जाते हो एयर एंटर करती है फेफड़ों में। हाँ मैडम, एयर एंटर करती है फेफड़ों में। तो क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि तुम्हारी हवा अंदर चली जाती है? वापस रिवर्स होके बाहर निकल जानी चाहिए ना, निकलती भी है जब सांस छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो अंदर क्या घटना घटती है? आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब आपके फेफड़ों के अंदर जो दबाव है उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा? लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। और आयतन अगर बढ़ता है
आयतन बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई तुम फैलाओगे चीजों को तो उस पर दबाव कम हो जाएगा। तो बेटा वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो बेटा हमारे फेफड़ों में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और तुमने क्लाइमेट वाले चैप्टर जीके में पढ़ा होगा कि जो हवाएं हैं, हम जब मानसून की बात करते हैं, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं, तो हमारे फेफड़ों का अंदर का प्रेशर कम होता है, लेकिन हमारा जो वायुमंडल है मतलब बाहर है, वहां का जो प्रेशर होता है बेटा वो ज्यादा होता है। तो तुम्हारी हवा किधर जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। ये हम क्लाइमेट में भी पढ़ते हैं, है ना। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं जाती हैं बेटा, इसीलिए हवा हमारी अंदर घुस जाती है नाक के थ्रू, क्योंकि हमारे फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब से हमारे फेफड़ों का प्रेशर कम हो जाता है, तो हवा अंदर आती है। ठीक है, हवा क्या होती है, अंदर आती है। तो इस कंडीशन में जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तब हमारे फेफड़ों के अंदर प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव के बराबर नहीं होता है, वायुमंडलीय दबाव से अधिक नहीं होता है, वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, तभी अंदर हम सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो बाहर निकल जाती। ठीक है बेटा जी, तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल क्लाइमेट वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर, जो हमारी जलवायु वाला चैप्टर में हम पढ़ते हैं ना, मॉनसून कैसे आता है, हवाएं कैसे चलती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे। ठीक है, चलो ओके डन, कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। एड्रेनलिन का स्त्राव मुख्य रूप से हृदय गति बढ़ाने के लिए होता है, क्यों भाई, तुम जानते हो एड्रेनलिन फाइट फ्लाइट या एफ एफ ट्रिपल एफ बोलते हैं ना इसे, फाइट करो करो डरो मरो जो करना है, फाइट 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 फ्लाइट या एक और एफ, ट्रिपल एफ बोलते हैं ना। मतलब जब हम करो या मरो की स्थिति में होते हैं, हाँ शेर आ गया सामने या फिर तुम्हारा पेपर एकदम से स्क्रीन चालू होती है, ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, उस स्थिति में तुम्हारा एड्रेनलिन निकलता है ना। तो क्यों, ये हृदय की गति बढ़ा देता है, भाई निकलेगा तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है जब ऐसा अचानक से कुछ होता है, करो मरो की स्थिति, हमारी हृदय की बढ़ जाती है, हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, निकलता है तब, अभी लिस्ट मैं बताऊंगी। तो क्यों होता है, शरीर को तनाव के लिए तैयार करने के लिए होता है, या रक्त शर्करा को घटाने के लिए होता है ऐसा, या ऑक्सीजन की मांग को कम करने के लिए होता है, या गुर्दे के परिशोधन को धीमा करने के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारा शरीर तनाव के लिए तैयार किया जा सके, प्रिपेयर हो सके बॉडी फॉर द स्ट्रेस। बाकी सब उल्टा होता है, हमारी रक्त की शर्करा बेटा बढ़ जाती है जब ये निकलता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, श्वसन बढ़ जाता है, गुर्दे के परिशोधन को धीमा नहीं होता है, ज्यादा हो जाता है। तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, पहले तो निकलता कहाँ से बेटा, एड्रेनलाइन और नॉन एड्रेनलाइन आपका मेडुला वाले मध्यांश वाले हिस्से से निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से। इमरजेंसी में काम करता है, फाइट फ्लाइट फाइट वाली स्थिति में आपातकाल में कार्य करने वाला हार्मोन से आपातकाल वाला हार्मोन्स बोलते हैं। बेटा ये क्या क्या करता है, हमारे हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, रक्त दाब बढ़ा देता है, श्वसन की दर बढ़ाता है, ये पसीना निकलता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, पसीना निकलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूजबम आपके इरेक्ट हो जाते हैं, प्यूपिल हमारा आंखी पुतलियां फैल जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है इस वजह से, और गला सूखने लगता है, लार का स्त्रावण कम हो जाता है, और भूख कम लगती है, डाइजेशन एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए भूख कम लगती है, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये सारी घटनाएं घटित होती है बेटा जब ये हार्मोन्स निकलता है। तो यहाँ सब उल्टा दिया, यहाँ सब उल्टा दिया, ये ही फिट बैठ रहा है कि शरीर को तनाव के लिए तैयार करता है, मतलब ये सारी चीजें होने लग जाती है। चलो, कौन सा आयन एक्टिन साइटों को उजागर करके मांसपेशियों में संकुचन कराने के लिए जरूरी है, भाई मांसपेशियों में संकुचन कराने के लिए कौन सा आयन लगता है, पढ़ा है ना जी मैम, कैल्शियम आयन, बिल्कुल सही बेटा, कौन सा, कैल्शियम आयन। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें बेटा, कौन सा जोड़ कलाई की हड्डियों में थोड़ी सरकने वाली गति की अनुमति देता है, सरकना मतलब स्लाइड करने के लिए, कौन सा वाला बताएं,
बॉल एंड सॉकेट तो तुम जानते हो कहाँ मिलता है, शोल्डर और हिप्स में, जो हमारी जांघें हैं वहां पर। ये नहीं होगा। हिंज जॉइंट, कब्जा जॉइंट हमारी कोहनी में। पाइवोट जॉइंट तुम जानते हो, है ना, समतल संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं इसे। बिल्कुल सही जिन्होंने ऑप्शन सी किया। कलाई में हमारा ग्लाइडिंग वाला जॉइंट होता है, समतल संधि या ग्लाइडिंग संधि। चलो अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग को क्षति पहुंचने से सोचने और याददाश्त की हानि होती है बेटा? जानते हो ना, कितनी बारी चर्चा कर चुके हैं कि वॉलेंट्री, ऐच्छिक क्रियाएं, याददाश्त, मेमोरी, रीजनिंग सब कौन हैंडल करता है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क करता है। ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क करता है सेरिब्रम। फ्रंट सेरिब्रम में कौन से वाले ब्रेन में आता है? अग्र मस्तिष्क में आता है, फोर ब्रेन का हमारा हिस्सा है। ठीक है, चलो अगला है कीड़ों यानी कि मौत। कीड़े मौत में औद्योगिक मेलानिज्म किस प्रक्रिया को दर्शाता है? एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इसके बारे में नहीं चर्चा करी है तो एक बार बता देंगे, यहाँ पर बता दूंगी। देखो क्या होता है, औद्योगिकरण के कारण जो मौत यानी कीड़े हैं ना, उनका रंग डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका जो रंग होता है ना वो डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है, डार्क कलर के हो जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? तो बेटा इससे ये फायदा हुआ, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण से जो कीड़े थे, मौत थे, उनका कलर डार्क होता गया। तो जो लाइट कलर के कीड़े हैं वो दूर से दिख जाएंगे, है कि नहीं? और जो डार्क कलर के कीड़े हैं वो दिखते नहीं है, छुप जाते हैं उनका कलर डार्क होने की वजह से। तो जो व्हाइट कलर के कीड़े थे उनका जनसंख्या धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती गई, क्योंकि उनको खा लिया गया, वो मर गए, क्योंकि वो दिख जाते थे तो उन्हें खा गए। लेकिन ये डार्क कलर वाले दिख नहीं पा रहे थे, इसलिए बच गए, इनकी जनसंख्या बढ़ गई। तो ये क्या दिखाता है? ये प्राकृतिक चयन का उदाहरण है ना? मैंने बग वाला एग्जाम्पल भी एक बार आपको बताया था। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। प्रकृति उनको चयन करेगी भाई जो सरवाइव कर सकता है, फिटेस्ट हो जाएगा, जो फिट हो जाएगा सरवाइव करने के लिए, उनका ही चयन करेगी प्रकृति। जो नहीं हो पाएगा वो गया। तो इसके जीन बढ़ गए, कीड़े काले हो गए, उनके जीनों की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो ये औद्योगिक मेलानिज्म भी जो है किसका उदाहरण है? नेचुरल सिलेक्शन में आ जाता है आपका। ठीक है, चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट और ये सब हम कई बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक विकास का समर्थन करने वाला प्रयोग कौन सा था भाई? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था सपोर्ट करने के लिए? केमिकल इवोल्यूशन। जानते होंगे, जानते हैं ना? बताओ जल्दी से, क्या है? मिलर और यूरे ने प्रयोग किया था ना केमिकली। क्या क्या लिया था एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट को एक बार रिवाइज कर लेना। तो रासायनिक विकास का जो समर्थन करने वाला प्रयोग था वो मिलर और यूरे का प्रयोग था। चलिए आगे है, मलेरिया में आवधिक बुखार मुख्यतः किसके कारण होता है? फीवर आता है जब मलेरिया होता है, पीरियडिक फीवर आता है, आवधिक बुखार आता है, क्यों? ऐसा क्या होता है कि हमें बुखार आता है? क्या कारण है मलेरिया में? मलेरिया जानते हो, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, प्लाज्मोडियम मच्छर का इसका वाहक है, मादा एनाफिलस। जी बिल्कुल सभी जानते हैं। अब इसके आगे बहुत सारी मलेरिया से पूरी बीमारी से जुड़ी हुई पूरा जो इसका चक्र है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, बताएंगे आप? हमारे अंदर, मानव के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा वाला रिप्रोडक्शन करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हमें बुखार आता है? तो जब मलेरिया का परजीवी हमारे अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये हमारे लीवर पर अटैक करता है, और लीवर के बाद कहाँ जाता है? आरबीसी में जाता है। तो आरबीसी टूटती हैं। आरबीसी के टूटने से जो भी वेस्ट मटेरियल है या होमोजिन है वो हमारे रक्त में निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। होमोजोइन हमारे रक्त में रिलीज हो जाता है, और इसके निकलने से हमारे रक्त में ये छोड़ दिया जाता है। अब रक्त में आ गया कोई भी अनवांटेड चीज तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा ना कि क्या आ गया, तो उसके कारण हमें फीवर आता है। तो कारण क्या है? आरबीसी टूट जाती है। आरबीसी का टूटना, आरबीसी के टूटने से बुखार आता है, इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स करता। ठीक है, होमोजोइन रिलीज होता है आरबीसी के टूटने से, ध्यान रखना।
होमोजोइन। और भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे रक्त में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स करना मतलब बुखार आना। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है MOET। MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से पशु संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। किस प्रक्रिया का उपयोग करती है? ये जानवरों में ये विधि उपयोग में लाई जाती है, तो ये किसका उपयोग करती है? प्रति चक्र कई अंडों का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, या फिर गर्भावस्था अवधि में वृद्धि करने के लिए जानवरों की, या निषेचन को रोकना तो बिल्कुल काम नहीं है, हार्मोन स्रावन कम करना इसका काम नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोड्यूसिंग मल्टीपल ओवा पर साइकिल। क्या होती है मैडम ये MOET? चलो इसकी चर्चा कर लेते, समझ में आएगा आपको। देखो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, MOET की प्रक्रिया क्या है, ये क्या है, इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जानवरों के ऊपर अप्लाई की जाती है, पशुओं के ऊपर, स्पेशली गाय वगैरह। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हार्मोनल स्टिमुलेशन करते हैं। हार्मोन्स का उपयोग करके FSH हार्मोन्स कई अंडोत्सर्जन कराता है। अंडों को परिपक्व करवाया जाता है जानवरों में और ओव्यूलेशन करवाया जाता है, तो कई अंडे रिलीज होते हैं। एक से ज्यादा अंडे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। नेचुरली एक ही अंडा रिलीज होता है, लेकिन इन हार्मोन्स की मदद से कई सारे अंडे रिलीज करवाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, निषेचन करवाया जाता है। आर्टिफिशियल निषेचन, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान से कई अंडाणु निषेचित करते हैं। अब कई अंडाणु निषेचित हो जाएंगे तो उसके अंदर कई सारे भ्रूण बनेंगे। ठीक है, तो उन भ्रूणों को क्या करते हैं, निकाल लिया जाता है। भ्रूण संग्रह कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। 7 दिन के बाद में उन भ्रूणों को निकाल लिए जाते हैं और फिर क्या कर दिया जाता है, इनका या तो स्टोरेज कर लिया जाता है, भ्रूणों को स्टोर कर लिया जाता है, या फिर इनको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसी और सैरोगेट मदर जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें इसको क्या कर देते हैं, या तो इनको फ्रोजन कर लेते हैं या फिर ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रेश अंडों। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, MOET से क्या फायदा होगा, इससे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के जो मदर फादर चूज किए जाते हैं और उनसे फिर फर्टिलाइजेशन करवा के अच्छी क्वालिटी के भ्रूण बनाए जाते हैं और उन भ्रूणों को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो फ्रोजन कर लिया जाता है, फ्रोजन कर लिया जाएगा, या फिर कहीं और भी किसी और जानवर में, कैटल में उसको ट्रांसफर करके भ्रूण का विकास करके अच्छी क्वालिटी के बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले बच्चे। तो ये होती है MOET कहा जाता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, मल्टीपल ओव्यूलेशन, है ना। कई प्रकार के ओव्यूलेशन मतलब मल्टीपल, बहुत सारे ओव्यूलेशन करा के बहुत सारे अंडे बनाए जाते हैं और फिर उनका निषेचन करा के उनमें भ्रूण बनाया जाता है और उस भ्रूण को फिर ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, पशुओं के लिए यूज की जाती है। तो प्रति चक्र कई अंडों का उत्पादन करना, कई भ्रूण बनाना, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो। नव विकसित पौधे की किस्मों का परीक्षण विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्यों किया जाता है? कई बार ये 2 बार ये क्वेश्चन कर चुके हो तुम सैंपल पेपर में। क्या आएगा आंसर, बीज की लागत बढ़ाने के लिए, स्वाद की जांच करने के लिए, स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, भाई फिक्स करने के लिए कि चेंज ना हो जाए, क्लाइमेट में कोई दिक्कत ना आ जाए क्लाइमेट चेंज होने पर। तो राइट आंसर आएगा टू इंश्योर स्टेबल परफॉर्मेंस। पता चले कि एक बार प्रोडक्टिविटी दी, अगली बार करा या दूसरी जगह पे प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं रहे हैं, है ना। इसीलिए इनका अलग अलग जगह पर टेस्टिंग वगैरह की जाती है, परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति प्रकृति में सहभोजिता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? ट्राई करें आंसर। कौन सी स्थिति प्रकृति में सहभोजिता, सहभोजिता मतलब जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो, उसे सहभोजिता बोलते हैं। ना तो फायदा ना ही नुकसान,
चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? सहजीवी संबंध, है ना, सहजीवी सिम्बायोटिक। लाइकेन किसका उदाहरण है? सिम्बायोटिक। कुत्ते पर किलने का होना यानी जुएं वगैरह का होना, ये परजीविता, ये परजीविता है बेटा, पैरासाइटिज्म है। आम के पेड़ पर ऑर्किड का उगना कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसे आप सहभोजिता कमेंसलिज्म कहते हैं। और एक और दिया है, शेर द्वारा हिरण का शिकार, तो ये प्रीडिटेटर है ना, है ना, शिकारी, शिकार शिकारी वाला ये संबंध होता। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका सी। चलिए बहुत बढ़िया जिनका आंसर सी आया। आगे बढ़ते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला में कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा दिखाई दे सकता है? भाई पैरासाइटिक फूड चेन का बोला है। विथ इकोलॉजिकल पिरामिड में अपीयर इन्वर्टेड, उल्टा, उल्टा मतलब ऐसा, ऐसा पिरामिड कौन सा होगा परजीवी खाद्य श्रृंखला में? ऊर्जा का पिरामिड हो नहीं सकता मैडम, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है चाहे कोई सी भी खाद्य श्रृंखला हो। बायोमास का पिरामिड, उत्पादकता का पिरामिड या ऊष्मा का पिरामिड, ये दो पिरामिड तो हम पढ़ते ही नहीं है। बायोमास का और नंबर का होता है, वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए नंबर का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या का पिरामिड बेटा कैसा होता है? लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, तो संख्या का पिरामिड उल्टा होता है किसमें? परजीवी खाद्य श्रृंखला में, परजीवी। लेकिन किसी किसी परजीवी खाद्य श्रृंखला में बायोमास का पिरामिड हो सकता है, तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा, बायोमास का पिरामिड हो सकता है ना, होता नहीं है, हो सकता है परजीवी खाद्य श्रृंखला में। बायोमास का पिरामिड उल्टा कैसे? कि भाई जिसको खा रहे हैं, जिसके ऊपर परजीवी हैं, वो उसका मास कम है, उसके ऊपर ज्यादा परजीवी है, उनको खाने वाले और ज्यादा बायोमास वाले हैं, जैव भार वाले हैं, तभी उल्टा बनेगा, है ना। वैसे संख्या का पिरामिड होता है, लेकिन यहाँ पर संख्या का पिरामिड दिया नहीं है, तो हम बायोमास पे जाएंगे, क्योंकि ये दो पिरामिड तो होते नहीं है ना। ऊर्जा का पिरामिड, उत्पादकता का पिरामिड सेम सीधे ही होते हैं, तो राइट आंसर हमारा बायोमास का पिरामिड जाएगा। ठीक है, चलो। विक्टोरिया झील में नाइल पर्च के परिचय से देसी मछलियों का विलुप्त होने का क्या कारण था? नाइल पर्च कहाँ इंट्रोड्यूस की गई, डाली गई? नाइल पर्च जो है कहाँ पर? लेक में, लेक विक्टोरिया में डाल दी गई। इससे क्या हुआ, जो देसी मछलियां थी वो विलुप्त हो गई। इसका क्या कारण हो सकता है? एक नई मछली डालने से देसी मछलियों की संख्या कम क्यों हो सकती है? जब वो उसको खा जाए, है ना, क्या कर सकती, वो उसको खा जाए, है ना। तो विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से क्या होगा, इनकी संख्या, ये इनको खाती गई, इनको मारती गई, कम होती गई। तो राइट आंसर आएगा आपका इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। आक्रमण कर दिया उन्होंने, आक्रमण से उनकी संख्या कम हो गई, इनकी संख्या बढ़ती गई, इनको मारने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सविलुप्ति नहीं हुई, विलुप्ति नहीं हुई, अतिशोषण नहीं हुआ, उनका पर्यायवास उनका तोड़ा नहीं गया, है ना, विखंडन नहीं हुआ, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण हो गया, क्योंकि इसके डालने के बाद वो कम हुई है, तो विदेशी प्रजातियां नाइल पर्च ने आक्रमण कर दिया। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई मुख्य रूप से वैश्विक संतुलन को बिगाड़ती है। भाई क्या बिगड़ जाएगा अगर वनों को काटोगे इनमें से, तो बता दो। क्या वायुमंडल की नाइट्रोजन साइकिल गड़बड़ हो जाएगी? मतलब सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? नाइट्रोजन चक्र भी प्रभावित पड़ सकता है पेड़ों को काटने से। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में फर्क पड़ेगा, या महासागरीय लवणता संतुलन बिगड़ जाएगा, या मृदा की खनिज संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? किसका संतुलन बिगड़ेगा? तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पेड़ काटेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। अब पेड़ ज्यादा काटोगे तो सबसे ज्यादा फर्क कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर पड़ना है, नाइट्रोजन साइकिल पर भी पड़ेगा,
मिट्टी की संरचना पर भी फर्क पड़ेगा, मिट्टी बह जाएगी, मिनरल्स कम हो जाएगी, मिट्टी भी बह जाएगी, है ना। सबसे ज़्यादा फर्क इस पर पड़ना है। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर और कोई आंसर देना चाह रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैडम ये भी आंसर हो सकता है ना। चलो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया, एक मोल चूना पत्थर को गर्म करने पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? रिएक्शन लिखे, बैलेंस करें, आंसर मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा, ये रिएक्शन कई बार मैंने आपको पढ़ाई है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो बेटा क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जानते हो ना, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। ये चूना, ये बिना बूझा चूना, ये आपका मार्बल, बहुत सारे नाम है इसके। ये रिएक्शन होती है। बैलेंस है क्या? हाँ मैम है। भाई तुमने इसका 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। राइट आंसर आएगा 1 मोल का क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड पूछा होता तो भी 1 मोल। मोल निकालने के लिए रिएक्शन को बैलेंस कर लें, बैलेंस में जो सामने लिखे हुए हैं उतने ही मोल बनेंगे। ठीक है, चलो। पेटिना का उत्पाद है, पेटिना इज अ प्रोडक्ट ऑफ। भाई एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, है ना। होमवर्क में दिया था कि नहीं दिया था, कि भाई वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की कॉपर के ऊपर जो परत बनती है ना बेटा, कोटिंग होती है हरे कलर की, उसका स्पेशली नाम है बेटा, इसको बोलते हैं पेटिना। इसको कहते हैं पेटिना, है ना। उस समय किसी ने आंसर भी दिया था, बिल्कुल पेटिना कहा जाता है। पेटिना क्या है बेटा? ग्रीन कलर की हरे कलर की परत होती है, किसके कारण? संक्षारण के कारण। जैसे मान लो कॉपर के ऊपर हरी परत बन रही है, बहुत सारी धातु के ऊपर बनती है हरी परत, तो उसे संक्षारण हो रहा है, उस धातु का संक्षारण हो रहा है, जिसके कारण हरी कलर की परत बनती है, जिसे पेटिना कहा जाता है। तो ये संक्षारण का उदाहरण है, उत्पाद है। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना? Who did first identify platinum as a catalyst? प्लेटिनम को हम कैटेलिस्ट की तरह यूज करते हैं ना, कहाँ पर यूज करते हैं? हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनीकरण में, जहाँ पर हम अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनाते हैं। जी हाँ, किन्होंने पहचाना था सबसे पहले? डेवे राइनर ने, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न है बेटा, रूबिडियम समूह 1 के तत्वों का सदस्य है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना, तो समूह 1 के तत्व को क्या बोला जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या कहते हैं समूह 1 के तत्वों को? क्षार धातुएं, क्षारी मृदा धातुएं, या अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्केली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारी धातु बोलते हैं, ग्रुप 2 के तत्वों को अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, हेलोजन 17 वाले को बोलते हैं, नोबल गैस 18 वाले को बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है बेटा, लिथियम, सीजियम और पोटेशियम के बीच परमाणु त्रिज्याओं के संदर्भ में संबंध लिखिए। भाई एटॉमिक रेडियस का क्रम बताना है। लिथियम कौन सी है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बता दो क्या संबंध लिखना चाहोगे, किस किस के बारे में? लिथियम की सबसे कम होगी मैडम, ठीक है बेटा, उसके बाद पोटेशियम की होगी, ठीक है, उसके बाद सीजियम की सबसे ज्यादा होगी। तो लिथियम पोटेशियम सीजियम कहाँ आ रहा है? ये नहीं आएगा, लिथियम पोटेशियम सीजियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर तुम्हें बढ़ानी है। सही क्रम जो है वो आपको बताना था। चलो मैग्नीशियम और सल्फर में किसका धात्विक गुण अधिक होगा? अरे भाई धात्विक गुण यहाँ से आने पर कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो किसका कम होगा? भाई मैग्नीशियम इधर है और सल्फर इधर है, और वैसे भी सल्फर किस में आता है? अधातु में आता है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा, सल्फर का कम होगा। ठीक है, मैग्नीशियम में ज्यादा धात्विक गुण है, सल्फर में अधातु में आ जाती है ना। चलो अगला प्रश्न है, 2 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक घोल दिया है, घोल की सांद्रता बताओ। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? विलय का ऊपर लिखते हैं, कितना विलय है? 2 ग्राम विलय है,
और विलायक आपका नीचे लिखते हैं 2 लीटर है। ग्राम पर लीटर में आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आसान है, 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर आए। ठीक है, सांद्रता निकालना बहुत आसान। अगला है, प्राउस्ट ने निश्चित रूप से सिद्ध किया था कि धातुएं की अनिश्चित मात्राओं के लिए सक्षम नहीं है। प्राउस्ट ने क्या दिया था बेटा? प्राउस्ट ने दिया था डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था ना, निश्चित अनुपात का नियम दिया था। तो उन्होंने क्या कह के निश्चित अनुपात का नियम दिया था? उन्होंने धातुओं के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जो धातुएं होती हैं ये अनिश्चित मात्राओं के लिए सक्षम नहीं है। भाई धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो ऑक्साइड बनेंगे बेटा, इन्होंने कहा था कि ये जो ऑक्साइड बनेंगे निश्चित अनुपात में होते हैं, है ना। जब भी ये वाली धातु इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो निश्चित अनुपात में ही करेगी ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही करेगी, रेशो फिक्स होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। तो भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रही है, तो क्या आएगा? ऑक्सीकरण आएगा। ऑक्सीकरण आएगा, ध्यान रखना। इन्होंने जब प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था और धातुओं के बारे में कहा था, तो धातुओं के बारे में कहा था कि ऑक्सीकरण की अनिश्चित मात्राओं के लिए सक्षम नहीं है। ऑक्सीकरण होगा, ऑक्साइड बनाएंगे, निश्चित अनुपात में ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑक्सीकरण, याद रखना। चलो, बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत ज्यादा डीप है। उन्होंने क्या करा था वो पूछ लिया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को हटाने में कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक बताना, रिएक्शन लिखो और जल्दी से बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। चलाया पेन फटाफट। भाई मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसको जब हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं तो मरकरी अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब यहाँ पर देख लो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर इसकी +2 हो जाएगी, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 हो गई। ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर क्या आ गई? कमी। और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आना मतलब अपचयन। ऑक्सीकरण अवस्था का कम होना क्या होना? अपचयन होना। और यहाँ पर बढ़ गई तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और तुम जानते हो बेटा, जिसका अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये है भाई, कौन है? अब यहाँ पर मरकरी तो दिया नहीं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ही क्या हो रहा है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड का ही क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मरकरी का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं। ऑक्सीजन का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन गई। यहाँ पर बात आ रही है किसकी? मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, उस पर ही जाएंगे हम। मरकरी दिया होता तो हम वो टिक लगा देते। चलो, अगला प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनल में रूपांतरण एक उदाहरण है। भाई एथेनॉल मतलब अल्कोहल से एथेनल यानी कि एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड बन रहा है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना किसका एग्जाम्पल है? पर इसके लिए रिएक्शन याद होनी चाहिए। एथेनॉल क्या है बेटा? CH3CH2OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। अल्कोहल है, इससे तुमने क्या बनाया? एथेनल। CH3CHO, ये हो बेटा तुम्हारा एथेनॉल। 2 कार्बन वाला एथ होता है और एल्डिहाइड में हम नॉल लगाते हैं, एथेनॉल, है ना, नल, नल लगाते हैं एथेनॉल, या एथेनॉल बोल दो। तो तुम इससे ये बना रहे हो, क्या दिख रहा है मैडम? ऑक्सीजन तो उतनी की उतनी है, कमी कहाँ आ रही है? कार्बन भी मैडम उतने के उतने ही, कमी आ रही है हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन क्या हो गई? हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, निकल गई। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? बताएं।
ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? ऑक्सीकरण होता है ना। बिल्कुल। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। चलो, गन्ने के रस को किण्वित करके क्या बनता है? किण्वन से बनता क्या है? किण्वन का उत्पाद क्या है? आ रहा है ना दिमाग में क्या उत्पाद होता है? अल्कोहल बनता है मैडम, एथेनॉल बनता है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बो का अर्थ नहीं है? भाई कार्बो का मतलब होता है, कार्बो का मतलब होता है कोयला या चारकोल। है ना, जो काला है, जो काला कोयला है, चारकोल है, उसे कार्बो कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कार्बो नहीं होगा? चारकोल होगा मैडम, कोयला भी होगा मैडम, एम्बर और काला। कार्बन ब्लैक बोलते हैं ना, कार्बन ब्लैक वही वाला है ये, ब्लैक। तो ब्लैक शब्द तो कार्बन से ही मिलेगा। अब एम्बर क्या चीज है? एम्बर इसका आंसर आएगा, ये कार्बो का अर्थ नहीं है। एम्बर मतलब अंगार। अंगार का मतलब समझते हैं बेटा, एम्बर मतलब अंगार, अंगार मतलब जलता हुआ कोयला, जलता कोयला, है ना। ये आपका किस में नहीं आता? कार्बो में नहीं आता। अंगार मतलब जलता हुआ कोयला है ये एम्बर, तो ये नहीं आएगा आपका कार्बो में। बाकी चारकोल, कोयला और काला, कार्बन ब्लैक या ब्लैक आपका आएगा। एक तटस्थ, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल परमाणु में 20 न्यूट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो भाई न्यूट्रल में, न्यूट्रल जब एटम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 20 होंगे। कितने होंगे बेटा जी? 20 होंगे। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होती है। चलो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे बढ़ते हैं। एक फिर न्यूट्रल परमाणु दिया है, 22 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इस परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हें निकालनी है। कैसे निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? भाई इसका अफबाउ के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, या 2 8 10 के हिसाब से लिख लो, जो आपको अच्छा लगता है। मैं ऐसे लिख दूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हुआ? 6 4 10 16 17 18 19 20 21 22। आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। तो भाई आखिरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे ना। या 2 8 10 से जी कर रहे हैं? बिल्कुल 2 8 10 से कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो भी आपका बेटा यही आना है। ठीक है, चलो। जो आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम उन्हीं को बोलते हैं। यदि परमाणु X में 30 न्यूक्लियॉन है और 16 प्रोटॉन है, तो उस परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या तुम्हें बतानी है। कैसे निकालोगे भाई? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं मैडम। ये 30 दे रखे बेटा, प्रोटॉनों की संख्या तुम्हें 16 दे रखी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, कितने होंगे? 30 माइनस 16, यानी कि 10 में से 6 गई 4, 1 14, कितने आएंगे बेटा? 14। जी हाँ बिल्कुल, 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर 21 नंबर वाला। ठीक है, आगे के पेपर हम सॉल्व करेंगे, पूरे 30 के 30 पेपर सेट जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर सेट के साथ। सभी रिवाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम पे रिवीजन बहुत मायने रखता है। ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे